हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम चैप्टर पे बात करने वाले हैं, इट इज सम नेचुरल फिनोमेना, यानी कि कुछ प्राकृतिक ऐसे आप कह सकते हो प्रोसेसेस, कुछ प्रक्रियाएं जो प्रकृति द्वारा होती हैं। जैसे इसमें आप देखोगे इन क्लास 8th यू रेड अबाउट विंड स्टॉर्म्स, एंड 7th क्लास पे आप लोगों ने विंड्स के बारे में पढ़ा होगा, तूफान के बारे में पढ़ा होगा, हवाओं के बारे में पढ़ा होगा, चक्रवातों के बारे में पढ़ा होगा। यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ। आपको पता है कि जो साइक्लोन है वो मानव हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को बहुत सारा डैमेज करता है, ह्यूमन की प्रॉपर्टी को बहुत सारा डैमेज करता है। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। और हम कुछ हद तक इस वाले डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से बच सकते हैं। अपने आप को हमें बचाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बचाने के लिए मेजर्स यूज करने पड़ेंगे। तो हम इस वाले चैप्टर में यही बातें करने वाले कि डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना कौन कौन से और भी होते हैं। साइक्लोन्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप नेचुरल फिनोमिना विच आर वेरी वेरी हार्मफुल और इंजूरियस टू द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, these are the lightning and the earthquakes. We shall also discuss what steps we can take to minimize destructions caused by these phenomena. So basically इनको नाम अगर मैं बात करूं कि ये कौन से हैं, तो we will study about the earthquakes and lightning, यानी कि आप देखते होंगे बिजली का चमकना हो गया या फिर earthquake भूकंप का आना हो गया। So these are the two more destructive, you can say that the natural phenomena. ठीक है, सो इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज लाइटनिंग। सबसे पहले अगर हम लाइटनिंग की बात करें, जो बिजली चमकती है आसमान में, जो बहुत तेज आवाज हमें सुनाई देती है, दैट इज ऑल्सो नेचुरल फिनोमिनन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज अ फैटल। ठीक है, ये होता है डेडली, कि अगर ये किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर गिर जाए या कुछ इसके कांटेक्ट में आ जाए, तो वी विल गेट ए वेरी 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 हार्मफुल इलेक्ट्रिक शॉक। और यू कैन सी दैट बहुत अच्छा वाले पावर का इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगने वाला है। तो यू माइट हैव सीन द स्पार्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। तो आपने देखा होगा हमारे घरों में भी कई बार अगर तार थोड़ी सी ढीली हो जाए, या हम सॉकेट में पिन अगर 3 पिन प्लग हम सॉकेट में ढंग से पुट ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर स्पार्क आता है, हर किसी चिंगारी आती है। द सेम प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो। सो ये फिनोमिना क्वाइट सेम सेम होता है। जब विंड जो होती है हवा में वायर्स में आती है, और वायर्स जब टकराती हैं आपस में, स्पार्क हमें देखने को मिलता है। सेम चीज जैसा मैंने आपको बताया, व्हेन अ प्लग इज लूज इन अ सॉकेट, जब एक प्लग लूज होता है सॉकेट में, तो लाइटनिंग आती है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क हमें देखने को मिलता है, एक चिंगारी हमें देखने को मिलती है। तो जब यही चिंगारी बहुत ही ह्यूज स्केल में आपको देखने को मिले, बहुत ही लंबे, या मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े पैमाने में आपको देखने को मिले, तो बेसिकली उसको लाइटनिंग कह देते हैं। तो एंशियंट टाइम में, पुराने जमाने में जो लोग थे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे इन स्पार्क को। उन्हें नहीं पता था भाई उस टाइम जब स्टार्टिंग हुई तो बिजली चमकी। अब जैसे छोटा बच्चा, उसको तो हम पढ़ा रहे हैं कि स्पार्क क्या होता है, लेकिन उस टाइम के तो लोगों को भी ये चीज नहीं पता थी कि बिजली चमक रही है या वहां पर क्या हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज भी है। क्यों? क्योंकि अब तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में भी आती है, पर उस जमाने में, उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज थी ही नहीं, बिल्डअप ही नहीं हुआ था, तो लोगों को समझ ही नहीं आया। मतलब बहुत ही प्रीमियम, या मैं कह सकता हूँ देयर वर ओनली लिमिटेड पीपल हु वर अवेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, आप कह सकते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का लाभ ले रहे थे। बहुत ही प्रिविलेज्ड और बहुत ही कम लोग होते थे। अदरवाइज आपने अभी सुना भी होगा बहुत सारे गांव में, क्योंकि इतनी मतलब अब तो खैर ऑलमोस्ट सोलर सेल हर जगह ही लग गए हैं, लेकिन बहुत सारे गांव में वायरिंग नहीं हो पाई है, वायर्स ही नहीं जा पाई है। तो इलेक्ट्रिसिटी का वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं बिल्डअप हो पाया। तो पुराने जमाने के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई भी चीज होती है। तो वो स्पार्क देखते थे आसमान में, बोलते थे पता नहीं क्या है, तो वो डर जाते थे, अफ्रेड हो जाते थे, और वो सोचते थे ये रात ऑफ गॉड है, यानी कि श्राप है, भगवान का क्या है, इन पे गुस्सा है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लाइटनिंग के बारे में पता लगा, स्लोली स्लोली दे रेड दो, मतलब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, दे गेट टू नो अबाउट द फ्रॉम पीपल ऑफ द सोसाइटी, लोगों से उनको पता लगा, एंड बहुत सारे पैमाने में इनको फिर अलग अलग चीजें का पता लगा। तो चार्ज की जब डिस्कवरी हुई, तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज पर बात की गई कि क्लाउड्स यानी कि बादल के अंदर आवेश होते हैं, चार्ज होता है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है कि ये कोई भगवान का मतलब गुस्सा या प्रकोप नहीं है, इट इज जस्ट अ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो प्रिकॉशन अगर आप इससे लोगे, यानी कि आप अगर यहाँ से कुछ प्रिवेंशन आप लेते हैं, तो यू विल बी सेफ फ्रॉम दिस लाइटनिंग। यानी कि ये जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए इतना हार्मफुल नहीं होगा। बस यू हैव टू टेक सम नेसेसरी मेजरमेंट फॉर द प्रोटेक्शन और नेसेसरी मेजर। द स्पार्क दैट कैन द ग्रीक न्यू अबाउट। तो सबसे पहले अगर बात करें एंशियंट ग्रीक में, तो ग्रीस के जो लोग थे उन लोगों को 600 बीसी में, जब उन्होंने एम्बर को क्या किया, रेजिन, मतलब एक एम्बर क्या होता है, एक रेजिन होता है, एक रेशा टाइप का आप समझ सकते हो, उसको रब किया फर के साथ, एम्बर को रब किया फर के साथ, यानी कि आप कह सकते हो किसी
जैसे किसी फर के साथ हमने इसको रब किया, फर इज किसी की स्किन समझ लो या कुछ समझ लो, बिल्ली की स्किन होती है ना जैसे फर, उसको हम बोल सकते हैं। तो इट इज अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो उसने क्या किया, बाल अपने चिपकाने लगा, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा। इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक अ वुलन और अ पॉलिस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। तो आपने देखा होगा जब सर्दियों में हम लोग, कई बार सर्दियों में क्या गर्मियों में भी, अगर हम कई बार कपड़े अपने स्वेटर पहनते हैं तो हमारे चट 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 आवाज आते, उतारते वक्त भी वो आवाज करते हैं, तो छोटे छोटे स्पार्क होते हैं ना। कई बार ऐसा नहीं होता अपने दोस्त को हाथ लगाया तो चट से एकदम स्पार्क देखने को मिला, यानी कि यू फील अ समथिंग कि करंट सा लगा। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बचपन में भी क्या होगा कि स्केल को अपने हेड में रब करके फिर पेपर चिप्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो बेसिकली ये जो छोटी छोटी चीजें थी ये सारी की सारी चार्ज से ही रिलेटेड थी। सो इफ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन अ डार्क यू विल इवन सी द स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड। तो स्वेटर वगैरह अगर हम सर्दियों में किसी डार्क कमरे में अगर उतारते हैं तो हमें वहां पे स्पार्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली जनरली, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ही देखने को मिलेगा, बट इफ यू विल रब हुई होगी या कुछ ऐसा फिनोमिना वहां पे हुआ होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हुआ हो, तो यू विल डेफिनेटली सी दिस काइंड ऑफ अ फिनोमिना। तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लाइटनिंग स्पार्क को देखा अपने कपड़ों में, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ फिनोमिना सेम सेम समझ में आया कि ये तो आसमान में भी हो रहा है। ठीक है। एंड हाउ इट टुक 2000 ईयर फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर। जबकि इसको 2000 साल लग गए इस रियलाइजेशन को आने में कि यस वो जो स्पार्क है जो हमारे क्लॉथ्स से हो रहा है, दैट इज द सेम स्पार्क दैट इज हैपनिंग इन द क्लाउड्स ऑल्सो, राइट। सो आई वंडर वाई, मतलब बूझो यहाँ पे आप सोच रहा है, आई वंडर वाई दीज टू सो मेनी इयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी। इन्हें इतना साल क्यों लग गया ये दोनों सिमिलैरिटी ढूंढने में। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होती है ना, वो ऐसे नहीं होता कि मैंने देखा और हो गया। इट इज अ वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट अ सिंगल पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। किसी की थ्योरीज होती हैं, किसी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, इन थ्योरीज को प्रैक्टिकल्स को हम मिलाते हैं, फिर किसी का हाइपोथेसिस आएगा, कुछ सोच आएगी, कुछ डेवलपमेंट आएगी, एंड देन ये जब सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर एक फाइनल कंक्लूजन हमें देती है, देन वी कैन से दैट हाँ अब ये बात एकदम सत्य हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टडी हुई प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर, एंड बहुत सारी जब डेवलपमेंट या थ्योरीज आई हैं या बहुत सारे इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, देन द पीपल गेट टू नो अबाउट दैट, राइट। So they are related to the lightning in the sky. Let us perform some activities to understand the nature of the electric charge. अब इसको हमें चार्ज का नेचर समझना है, तो उसके लिए भाई अब आवेश तो आ गया, अब आवेश की प्रकृति क्या है, कैसा होता है आवेश, होता क्या है, किस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज जानने लगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए गेम के थ्रू, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर एंड स्केल अट्रैक्ट अ वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्केल को रब करोगे अपने सूखे बालों में एंड यू ट्राई टू अट्रैक्ट द पेपर चिप्स टू द from the scale, so these paper chips will attracted towards the scale। इसका कारण क्या है, यही चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए पहले फटाफट इतने पॉइंट्स को हम नोट करते हैं एंड देन फिर वी विल मूव फॉरवर्ड। तो चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि रब करने से, किसी चीज को रब करने से भी चार्जिंग हो सकती है। सो टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगोरसली विद अ पीस ऑफ पॉलिथीन। आपने एक बॉल पेन लिया, उसकी रिफिल ली और उसको क्या किया, एक उससे रब करना शुरू कर दिया, किसी पीस ऑफ पेपर से या पॉलिथीन से आपने बहुत तेज उसे हमने रब करना शुरू किया। ठीक है, ब्रिंग इट टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर। और आप क्या करो, इसको रब करने के बाद, इसे अच्छे से रब करने के बाद इसे पीस ऑफ पेपर के पास जाओ और चिपकाना शुरू करो। ठीक है, तो पीस ऑफ पेपर में टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड। रब्ड एंड को अपने हाथ से टच मत करना या किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से टच मत करना। अब देखना, देखो इस कोने से तो पकड़ा है, कोई इशू नहीं, यहाँ से आपने इसको रब किया एंड देन यहाँ से रब एंड आपने हाथ से नहीं छूना, रब एंड को आप सीधा पेपर क्लिप्स के पास लेके जाओगे। तो होगा क्या, take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. Repeat the activity with a small piece of dry leaf, husk, mustard seeds। यानी कि सूखे पत्तों से करें, भूसे से करें, हस्क से करें, मस्टर्ड सीड से करें। धीरे धीरे आप अपनी ऑब्जर्वेशन को देखें कि क्या हो रहा है, मतलब रब करते जाओ अलग अलग चीजों से, देन सी व्हाट द ऑब्जर्वेशन यू हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है। सो व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब विद पॉलिथीन, जब इसने पॉलिथीन के साथ जब रबिंग हमने की, इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज, इसके अंदर छोटे छोटे चार्ज आ गए। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब विद ड्राई हेयर रिक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज। जब हमने प्लास्टिक की कॉम या स्केल को हमने रब किया था चार्ज के साथ, तो ये भैया चार्ज हो चुकी थी, चार्ज ऑब्जेक्ट हो सकते थे। इस प्रोसेस में मैं कह सकता हूँ, इन दिस प्रोसेस द चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलिथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। तो इससे होगा क्या, पॉलिथीन और जो हेयर है हमारे वो भी चार्ज हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर फेमिलियर टू। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं जिनसे तुम फेमिलियर हो। ठीक है, जैसे रिफिल है पॉलिथीन वूल के पास,
फिर बलून है। तो ये सारी एक्टिविटीज आप करें, देन ऑब्जर्व करें कि अट्रैक्ट होगी या नहीं अट्रैक्ट होंगी, चार्ज होंगी या नहीं चार्ज होंगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। कितने तरीके के चार्ज होते हैं? तो दो तरीके के चार्ज होते हैं। इंटरेक्शन कैसे पता लगता है? तो देखिए, इन्फ्लेट टू बलून्स, आपने दो गुब्बारे फुलाए, हैंग देम इन सच अ वे दे डू नॉट टच ईच अदर, इस तरीके से कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें। रब बोथ द बलून विद अ वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम, दोनों को वूल के क्लॉथ से हमने क्या किया, रब किया एंड छोड़ दिया। जैसे ही हमने छोड़ा तो नाउ लेट अस, अब फिर क्या देखा आपने, तो इन दोनों को वूल से रब करके देखा, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये दूर दूर भाग गए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, रिपीट किया आपने एक्टिविटी पेन रिफिल से। अब आपने एक पेन की रिफिल को पॉलिथीन से रब किया और केयरफुली ग्लास टम्बलर के अंदर हमने से ऐड कर दिया, ऐसे ग्लास टम्बलर के अंदर डाल दिया, ठीक है। नाउ रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलिथीन, ब्रिंग इट टू क्लोज द चार्ज रिफिल, और आप क्या करें, एक रिफिल को दूसरी रिफिल के पास लेके आए। नाउ बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज, एंड फिर से वही कि चार्ज वाले पार्ट को, जो रब किया हुआ पार्ट है, वो अपने हाथ से ना छुए, ठीक है। इस इफेक्ट को टम्बलर में देखें तो आप देखेंगे क्या ये दोनों के दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं या रेपल हो रहे हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि जो सेम मटेरियल है वो दोनों के पास, व्हाट हैपन इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स, है ना। In this activity we have brought close together the charge objects that were made up of same material। तो हमने यहाँ पे दोनों के दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के रखे, गुब्बारा बलून। व्हाट हैपन इफ द चार्ज मटेरियल आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अगर ये अलग अलग हो, यानी कि एक गुब्बारा एक रिफिल हो, तो क्या हो, ठीक है। तो रब रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर, तो ग्लास में हमने क्या रख दिया, रिफिल को रख दिया, और अब एक इन्फ्लेट बलून जिसको हमने रब किया था उसको इसके पास लेके आए। आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले अ चार्ज बलून रिपल अ चार्ज बलून, यानी कि ये जो चार्ज बलून था ये रिपल कर रहा था चार्ज बलून को, वहीं पर जो चार्ज रिफिल थी इसने भी रिपल किया, रिपल यानी कि इसने भी दूसरे रिफिल को दूर भेज दिया। यानी कि दोनों गुब्बारे सेम सेम मटेरियल के थे, एक दूसरे को प्रतिकाशित करने लग गए। दोनों रिफिल सेम सेम मटेरियल की थी, एक दूसरे को प्रतिकाशित करने लग गए। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, जब चार्ज बलून को आपने रखा तो वो एक चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट करती है। So does it indicate that the charge on the balloon is a different kind of from the charge on the refill? तो आपने क्या ये देखा कि जो चार्ज है बलून पर वो डिफरेंट तरीके का, अलग तरीके का, और रिफिल के पास अलग तरीके का है। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपल ईच अदर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों में चार्ज सेम सेम है वो एक दूसरे को रिपल करता है, जबकि चार्ज जो अलग अलग होते हैं वो अट्रैक्ट करता है। तो हमने कन्वीनियंट के लिए एक कॉल कर दी कि मान लेते हैं कि जो ग्लास को जब हमने रॉड से रब किया, सो इट इज रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। तो जब हमने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ तो हमने उसको पॉजिटिव कह दिया। तो हमने नाम दे दिया, चार्ज हमारे पास दो तरीके के हो गए। अगर दो तरीके के चार्ज है, एक हो गया पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रेपल कर देंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकाशित कर देंगे। दोनों नेगेटिव तो दे विल ऑल्सो रेपल ईच अदर, प्लस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर देंगे एंड सेम चार्ज रेपल कर देंगे, ठीक है। तो ये कहानी हमने यहाँ पर देखी। चलिए नोट करते हैं फटाफट। सो यहाँ से हमें चार्ज के बारे में पता लग गया। तो इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद पॉलिथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। यानी कि जब एक चार्ज ग्लास रॉड को हम प्लास्टिक रॉड के पास लेके आए या प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लेके आए, जिस प्लास्टिक स्ट्रॉ को हमने पॉलिथीन से रब किया था, तो हुआ क्या, यहाँ पर अट्रैक्शन होने लगा, ये दोनों को एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। What do you think would be the kind of charge on plastic straw? अब प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कैसे होगा, तो जैसे हमने बोला ग्लास में पॉजिटिव तो प्लास्टिक में नेगेटिव, प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो जनरली रबिंग करने से आते हैं ये स्टैटिक होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं, ये मूव नहीं करते, ये चलते नहीं, या एक ही स्थान में होते हैं। सो दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, ये अपने आप नहीं चलते। व्हेन चार्जेस मूव दे विल कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, और अगर आवेश चलने लगे तो यहाँ से धारा का आप कह सकते हो प्रवाह हो जाएगा, धारा आ जाएगी, ठीक है। सो द करंट इन द सर्किट व्हिच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट द मोशन ऑफ द चार्ज। तो यह जो हमारे घर में बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रही है या कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, इट मींस करंट के कारण होता है, ठीक है। चलिए मेजर चीज यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर चार्ज का पता लगा सकते हैं कि चार्ज कैसे एक्यूमुलेट होता है और चार्ज में किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल कर देंगे, यानी कि धनात्मक धनात्मक दूर चले जाएंगे, प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज की, कि चार्ज का ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तो टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, एक खाली जैम की बोतल ले। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन द साइज, थोड़ा सा बड़ा कार्डबोर्ड का मतलब गत्ते का एक टुकड़ा ले लें, थोड़ा बड़ा साइज का, ठीक है। देन द माउथ ऑफ द बॉटल, यानी कि जो जैम की बॉटल है उससे बड़ा थोड़ा सा उसका मुंह होना चाहिए, ये बड़ा साइज का ले लेना है, ठीक है। देन द माउथ ऑफ द बॉटल, पियर्स अ होल इन इट, छोटा सा उस पर एक होल करें, सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्ट, और उसके अंदर हम मेटल की पेपर क्लिप डाल सके। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन, cut two strips of aluminium foil 4 into 1 centimeter each, hang them on a paper clip shown, insert a paper clip in a cardboard lid so that it perpendicularly to it। इस तरीके से गत्ता रखा, दो छोटी छोटी, एक आपने क्या किया यहाँ पर एल्यूमिनियम की वो रख दी, फॉइल रख दी, एंड ये जैम की बोतल के ऊपर गत्ता रख दिया है, हल्का सा एक यहाँ से आपने क्या डाल दी, इसमें वायर इंसर्ट कर दी, ठीक है। चार्जर रिफिल, सो टू टच इट, एक रिफिल को टच कराएं, ठीक है, विद द एंड ऑफ अ पेपर क्लिप, पेपर क्लिप के एंड से। ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस, आप देखिए हुआ क्या, तो पेपर की क्लिप होती है ना, उसको हमने खोल दिया, उसको खोल के हमने क्या कर दिया, ये दोनों की दोनों एल्यूमिनियम फॉइल इसमें अटका दी, और हमने एक रिफिल को रब किया पेपर से, एंड देन इस पे टच कराया इस कोने पे। आप क्या देखेंगे, नाउ टच द अदर चार्ज बॉडीज विद द, डू यू रिपल ईच अदर, क्या ये दोनों के दोनों रिपल हो जाएंगे और अट्रैक्ट हो जाएंगी। नाउ टच अदर चार्ज बॉडी, अलग अलग चार्ज बॉडीज को चेक करें, तो ये आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये चार्ज हुई है या नहीं हुई है। सो एल्यूमिनियम जो फॉइल यहाँ पर है, ये जो स्ट्रिप है, ये सेम चार्ज एक्वायर करेंगी रिफिल से जो लिए हैं, और ये आपस में क्या कर देंगी, ये एक दूसरे से प्रतिकाशित हो जाएंगी, रेपल करने लगेंगी, ठीक है। तो सच अ डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट, एक ऐसा डिवाइस जिससे हमें ये पता लगे कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो ये आपने घर पे एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्कोप बना दिया, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या ये बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, यानी कि आपको ये छोटी छोटी चीजें पता लग जाएंगी। चलिए फटाफट नोट कर लें। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो बताता है हमें चार्ज की प्रेजेंस बताता है, यानी कि आवेश के बारे में हमें बताता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्कोप से ये बात ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बताएगा कोई बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपको आवेश के बारे में पता लग गया, तो अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं अर्थिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में, और फिर जानेंगे हम स्टोरी ऑफ लाइटनिंग की, बिजली किस तरीके से बनती है। तो आज यहाँ पर हमने देखा कि आवेश क्या होते हैं, किस तरीके से आवेश बनते हैं, किस तरीके से आवेश आपस में सेम सेम होंगे तो रेपल कर जाएंगे, और असमान होंगे तो अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट क्लास में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइटनिंग की स्टोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।